हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का 7वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संवाद। इसके लेखक हैं रामदरश मिश्र। प्राकृतिक संवाद का मीनिंग होता है नेचर से बातचीत। प्रस्तुत ललित निबंध में निबंधकार रामदरश मिश्र ने संवादात्मक शैली में चित्रात्मक दृश्य प्रस्तुत किया है। यानी कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन पढ़ने के टाइम ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेखक के आंगन में भांति भांति के पेड़ पौधे लगे हैं। लेखक को उन सभी से अत्यंत लगाव है। वे एक मित्र के समान उनके देखभाल करते हैं, उनसे बातें करते हैं और पाठकों के नेत्रों के समक्ष एक मनोहर दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, कुछ नहीं हो पा रहा है, समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है। गुजरा यानी कि बीत रहा है। कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, कभी दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, तो प्रकृतिस्थ नहीं रह पाता। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये टाइम ही ऐसे चला जा रहा है। मुझे कभी गर्दन में दर्द हो रहा है तो कभी दोनों कलाइयों में दर्द हो रहा है, तो मैं प्रकृतिस्थ नहीं रह पाता, यानी कि स्वाभाविक नहीं रह पाता, पहले जैसा नहीं रह पाता। रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता है, यानी कि बातचीत होती रहती है। फिर भी ना जाने किसकी दुआ है कि सो जाता हूँ। यानी इतना कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मुझे नींद आ जाती है। नींद आती रहती है, जाती रहती है और रह रह कर टूटने के बावजूद उनमें लय बनी रहती है। लय अर्थात कि वो कंटिन्यू होता रहता है। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। यदि सुबह को ठंडी हवा चल रही होती है तो तन मन में ताजगी का स्पंदन महसूस होने लगता है। स्पंदन यानी कि रह रह कर धीरे धीरे हिलना या कांपना। उठता हूँ तो सरस्वती जी घर के अनेक प्रभाती कार्य निपटा चुकी होती हैं और मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती हैं। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बताया है, जिनका नाम है सरस्वती। तो वे अपने सारे सुबह के काम निपटा कर उन्हें चाय देती हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होकर, निवृत्त यानी कि निपटा कर, चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ। आज भी यही क्रम शुरू हुआ है। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि रोज सेम उनका रूटीन होता है कि वे अपने सारे काम निपटा कर चाय पीने के बाद अपनी आंगन और गैलरी में टहलने के लिए निकल जाते हैं। सामने के बड़े गमले में गुंबद का आकार ग्रहण किए दवनों ने अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। यहाँ पर दवन एक प्रकार का पौधा है, तो वे कहते हैं कि उसकी महक और हरितिमा यानी कि हरियाली ने उनका मन उनकी ओर खींच लिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियां महक से गमगमा गई, यानी कि महकने लगी, सुगंध से भर गई उनके हाथ। सांसों में महक गुनगुनाने लगी। शीतला माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन में सुनता रहा था, वह मेरी यादों में जाग उठा। यहाँ पर शीतला माई देवी का एक रूप है और स्कंद पुराण में माता शीतला का वर्णन है, जिसमें उन्हें चेचक जैसे रोगों की देवी बताया गया है। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माता शीतला अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हुए होती हैं। वे गधर्व की सवारी किए हुए हैं, ये उनका रूप बताया गया है। तो लेखक कहते हैं कि उन्हीं माता के स्वागत में जो गीत गाया जाता है, उन पौधों को देखकर उन्हें वह गीत याद आ जाता है। वो कौन सा गीत है? हमरे दुअरवा मैया दवना तरुआ हो। दुअरवा यानी कि द्वार, तरुआ यानी कि पेड़, तरु। एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही हैं। तुलसी में देखिए एक रेड कलर की भी होती हैं और एक ब्लैक कलर की भी होती हैं। प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया। कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरी रगों में उनका रस दौड़ रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तुलसी के पत्तों को सुबह सुबह खाना खाने के पहले खाना चाहिए और चाय में भी उसको डाला जाता है और अनेक प्रकार के उसमें औषधीय गुण होते हैं। तो लेखक ने उनको बचपन से ही खाया है और उनका यूज़ किया है उन पत्तों का, इसीलिए वे कह रहे हैं कि मेरी रगों में यानी मेरे जो खून है उनमें आपका रस दौड़ रहा है। मेरी ही रगों में क्यों, पूरे परिवार की रगों में। ले लो, आवाज़ आई और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनमें से मांग ली। आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है।
उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगित से खड़े हैं। आलिंगित यानी कि गले लगाया हुआ। तुलसी से बतिया ही रहा था, अर्थात बातें कर रहा था, कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज़ दी। उसने देखा उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में हल्के हल्के फरफरा रही थी और फरफराहट मेरे भीतर उतर रही थी। उसने कहा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौक में नहीं गई। चौक अर्थात किचन में। कड़ी खाने छोड़ दी है। क्यों? मैं हंसा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का अपना समय होता है ना। तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आंखों में तुम हरदम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो। यहाँ पर लेखक ने नीम की हरियाली का वर्णन किया है और कभी कभी लेखक के घर में जो खाना बनता है उनमें नीम के पत्तों का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि तुम्हारे चौक में नहीं आई। चिड़िया चहचहा उठी, फिर समूह में फुर्र से उड़ी और आकाश में पंखों व स्वरों की एक लय बन गई। फिर वे लौट आईं। हाँ, उनके आश्रय की तरह यह हर सिंगार का पेड़ कितना खुश हो रहा है। हर सिंगार यह पेड़ है, जैसे कह रहा हो, आओ चिड़ियों, मेरी डाल डाल पर फुदको और गाओ। आओ चिड़ियों, अपने मीठे मीठे स्वरों से मुझे नहलाओ। मैंने देखा हर सिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है। देखिए, जो ठंड का मौसम होता है उसमें कई सारे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, अर्थात वे खंखड़ यानी कि उजड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। और कभी कभी डर लगता है कि ये सूख तो नहीं रहा है, लेकिन वसंत ही इसके भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है और क्रमशः नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया, तब इसमें फूल आया। हाँ, यह हर सिंगार बहुत मस्त है। हर सिंगार के फूल बहुत ही प्यारे होते हैं। आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी उनमें फूटने लगती है, अर्थात आषाढ़ यानी कि जून और जुलाई का महीना, उनमें वो महीना स्टार्ट होते ही उन पेड़ में छोटे छोटे कलियां खिलने लगती हैं, अर्थात फूटने लगती हैं। फिर शरद में तो क्या कहना, अर्थात बारिश के मौसम का क्या कहना। तारों भरा आसमान बन जाता है, रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है। यानी कि जो हर सिंगार का पेड़ होता है उसके जो फूल होते हैं वो रात को गिर जाते हैं, तो जो धरती होती है यानी कि ज़मीन, उस पर वो बिछ जाते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि धरती पर बिछ जाता है। रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती है। घर में ही क्यों, पास की गलियों और सड़कों पर भी वह घूमती फिरती हैं। कौन? सुगंध। और न जाने कितने लोगों की सांसों में बस जाती हैं। उसने अपनी महक से सबको खबर दे रखी है कि वह है, यहाँ है, यानी मेरे घर के आंगन में, अर्थात किसी खुशबू में यह बता देती है कि वो चीज़ कहाँ पर है। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? चिड़ियाँ तो मेरे ऊपर भी खेलती हैं, गाती चहचहाती हैं। फिर मेरी उपेक्षा क्यों? उपेक्षा यानी क्या? मुझे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? नहीं नहीं अमरूद भाई, तुम्हारी उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम तो इस आंगन में हर सिंगार से पहले के नागरिक हो। दरअसल दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया है वह चिड़ियों का क्रीड़ा धाम है, यानी कि खेलने की जगह। तुम दोनों तो सटे हुए हो। चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती हैं। उन्होंने तुम दोनों से कोई बंटवारा नहीं किया, और मैंने भी कहाँ किया है। तुम दोनों का अस्तित्व हम सबके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल डालियाँ, विरल अर्थात पतली, नई पत्तियों और टहनियों से सघन होने लगती है, अर्थात लग जाती हैं। कौन? अमरूद के पेड़ के बारे में बता रहे हैं। और हर सिंगार तो पावस अर्थात बारिश में फूलना शुरू करता है ना। तुम तो चैत लगते ही बौराने लगते हो। चैत यानी कि बोल सकते गर्मी का महीना। महकते हुए नन्हे नन्हे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है। जो अमरूद होता है उसके जो फूल हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है, और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाट में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है। जब बारिश स्टार्ट होता है जून जुलाई के मंथ में, तब अमरूद के फल पकने लगते हैं और उनमें मिठास भरने लगती है। जैसे जैसे पानी का जो बूंद है वो फल पर पड़ेगा, वैसे वैसे फलों में मिठास भरने लगती है। वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज महोत्सव
अर्थात त्यौहार मनाने लगती हैं और हम लोग भी तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। अरे महाशय, मैं भी तो हूँ, इस पेड़ के नीचे हूँ, तो क्या हुआ, हूँ तो। अरे अरे अड़हल प्यारे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहते हो, अर्थात रंगीन बनाते रहते हो। अड़हल का फूल रेड कलर का होता है और बहुत ही प्यारा होता है। पूजा पाठ में उस फूल का बहुत ही यूज़ किया जाता है। और मुझे एक प्यारी प्यारी सुबह मिले, इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो। आभारी हूँ दोस्त। देखा, कुछ दूर पर सहीजन झूम रहा था। सहीजन जो होता है, इसे आप फल बोल सकते हैं और सब्जी भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ सब्जी बनाने में और दाल में भी इसको डाला जाता है। जैसे बुला रहा हो, आता हूँ भाई, कहो कैसे हो, तुम तो सदाबहार हो, अर्थात सारे मौसम में उसमें बहार रहती है। और पेड़ तो वसंत में फूलते हैं, तुम तो बारहों मास सुगंध भरे फूलों से लदे रहते हो और उन फूलों पर मधुमक्खियाँ और भौरे गुनगुनाया करते हैं। जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ, तब तुम्हारी मत वाली सुरभि से नहाता रहता हूँ, अर्थात महक से। भीतर कविता गुनगुनाती है और बारहों मास तुम फलियों से लदे होते हो। वे फलियाँ मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती हैं, अर्थात उनको हम खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप ऊंचे लोगों को ही देखते रहेंगे, हम छोटे हैं तो क्या, हम भी तो हैं। देखो, बेला के फूल मुझे उलाहना दे रहे हैं, उलाहना अर्थात मुझे बुला रहे हैं। और उनकी पंक्ति में कई कई गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान हैं। वे सभी मेरी ओर देख रहे हैं और जैसे संवाद को आतुर हैं। संवाद यानी बातचीत, आतुर यानी कि बहुत ही उत्सुक है। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं छोटा आदमी हूँ और छोटे लोगों के बीच ही ये जीवन यात्रा की है। उन्हें भरपूर प्यार दिया है और पाया है। तुम लोग तो मेरे जीवन के सदस्य हो, अर्थात फैमिली मेंबर्स हो। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे हार्दिक संवाद करता रहता हूँ, यानी दिल से बातचीत करता रहता हूँ। 3 गमलों में बेला के पौधे विराजमान हैं। वे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से जगमगा रहे हैं। फूलों से मादक अर्थात मोहक सुगंध की हल्की हल्की धारा बह रही है और मेरी सांसों में समा रही हैं। बेला इसी मौसम में फूलता है। एक साथ ना जाने कितने फूल इसके भीतर से फूट पड़ते हैं। लेकिन क्या विडंबना है, यानी क्या समस्या है कि शाम होते होते फूल मुरझा जाते हैं। ऐसे कई फूल होते हैं जो धूप में ही खिलते हैं और शाम होते होते मुरझा जाते हैं, अगले दिन फिर भी खिल जाते हैं। तो बेला भी उसमें से एक है। रात को फिर दूसरे फूल खिलते हैं, इसलिए जब मैं सुबह सुबह इनके नेत्रों में भर लेता हूँ, देर तक इनके पास खड़ा होता कि एक मुस्तक मेरे भीतर रेंगने लगती है। यानी एक गीत, एक पंक्ति, गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। तबस्सुम यानी कि एक महक। हंस के गुंचे ने कहा, मेहरबा, यह तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। एक पौधा खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाते हुए बोला, कहो दोस्त। सहीजन के ऊपर से आवाज़ गिलोय लता की थी। गिलोय एक प्रकार का पौधा है जो लता के रूप में होता है, अर्थात ये खुद खड़ा नहीं हो पाता, इसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे तो भूल ही गए दोस्त। नहीं मेरी गिलोय बहना, मैं आते जाते देखता ही रहता हूँ और तुम्हारी हरी हरी फलियाँ मेरी आँखों को सुख देती हैं। एक तुम ही तो हो जो कहती है, शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया। गिलोय ने कहा, ठीक है जाओ घूम आओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। भरा पूरा अर्थात संतोष से भरा महसूस कर रहा था। तो देखा आपने किस प्रकार लेखक ने एक एक पौधे से कितनी गहरी सी बातें की हैं। देखिए एक्चुअली में तो नहीं होता कि पौधों से बात किया जाए, ये लेखक की मन की सोच जिनको उन्होंने अपने लेखनी से स्पष्ट किया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। चाहे वो औषधीय पौधे हों चाहे फल देने वाले हों, हर पौधा हर पेड़ अपने आप में बहुत ही अनमोल होता है। और इस तरह से प्राकृतिक संवाद का चैप्टर पूर्ण हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।